हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है शाम के 5 बजे होती है। और आज हम हिंदी का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है लेखन शिक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और जितने भी पीडीएफ से आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बस प्लस कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि लेखन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। तो जो लेखन का अर्थ होता है, लिखना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। और भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। ठीक है, तो बस आप सभी को यही याद करना है कि लेखन का अर्थ क्या होता है। तो लिखना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। और भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। ठीक, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लेखन शिक्षण का महत्व क्या है। तो बोलने तथा पढ़ने की क्रिया से लेखन क्रिया अधिक कठिन है। यानी बोलने और पढ़ने की क्रिया से जो लिखने का क्रिया होता है इसको कठिन माना जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करें जो मैडम मॉन्टेसरी है, इन्होंने इसको बहुत ही इजी और सरल मानती है। इनका जो मत है कि कहती है ये कि लिखना और सीखने को भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कार्य मानती है। उनका मानना है कि लिखने के साथ पढ़ना भी आ जाता है और लेखन शिक्षण का निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनका जो मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लिखना जान जाएगा तो वो बहुत ही आसानी के साथ पढ़ लेगा और बोल लेगा। तो सबसे पहला तो जो इसका महत्व है, फर्स्ट यही कि लिपि के ज्ञान के बिना बालक न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकता है और न ही विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। यानी अगर किसी बालक को लिपि का ज्ञान नहीं होता है तो उसकी जो वर्तनी होगी वो शुद्ध नहीं होगी और ना ही अपने विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। सेकंड जो इसका महत्व है, जब तक बालक को लिखना नहीं आ जाता तब तक उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। तीसरा, लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं तथा उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। फोर्थ जो महत्व हो जाता है कि लिखित अभिव्यक्ति से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। और पांचवा कि हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा के लिखित रूप के कारण ही आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो केवल और केवल 5 भी याद कर सकते हो और भी कुछ नीचे इसके महत्व हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि लिखित भाषा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला पॉइंट ये कि बौद्धिक विकास के लिए लिखना और सीखना परम आवश्यक है। अगला पॉइंट कि विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन ज्ञान विशेष सहायक होता है। और लिखित भाषा साहित्य भंडार में वृद्धि करती है और संसार में हो रहे नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए मुख्य साधन लिखित भाषा ही है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद हो जाए यही 5 से 6 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ये कि लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हमने अर्थ जाना, महत्व जाना, बट हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लेखन शिक्षण का आखिरकार उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो लेखन शिक्षण के उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। पहला कि छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट ये कि छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों को आदि का ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट की छात्रों को सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करना। फोर्थ पॉइंट ये कि छात्रों में विषयानुसार भाषा शैली और विचारों की तार्किक क्रम में अभिव्यक्त का ज्ञान कराना।
5वां पॉइंट ये कि छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। 6वां पॉइंट कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। 7वां पॉइंट कि छात्रों में बोध तथा तर्क शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट कि छात्रों के हाथ, मस्तिष्क, हृदय तथा नेत्र में समन्वय उत्पन्न करने इंद्रिय शिक्षण करना। छात्रों में स्वतः लेखन की क्रिया में रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति आदर का भाव जागृत करना। अगला पॉइंट की प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों का प्रयोग करना और छात्रों को अनुलेख, प्रतिलेख तथा श्रुतलेख लिखने में निपुण बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, लेखन शिक्षण का उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, आपको केवल और केवल इसमें से 5 से 6 पॉइंट्स याद करना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। लेखन शिक्षण का उद्देश्य, पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो कि छात्रों की लिपि, शब्द और मुहावरों आदि का ज्ञान हम करवा सकते हैं। तीसरा कि छात्रों की शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट ये कि छात्रों को सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करना। चौथा पॉइंट कि छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। तो बस आपको 5 पॉइंट लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लेखन शिक्षण प्रारंभ करने का समय क्या होता है। इसमें बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है, जो कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि लेखन शिक्षण प्रारंभ करने का आखिरकार समय क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो कि लिखना कब सिखाया जाए, इस संबंध में काफी मतभेद है। लिखने की 4 अवस्थाएं होती है। अब लिखने की जो 4 अवस्थाएं होती है वो कौन कौन से है। सबसे पहले तो होती है लिखने की तैयारी। ठीक है, दूसरा पॉइंट अक्षर रचना, तीसरा शब्द व वाक्य रचना और चौथा अभ्यास एवं शुद्ध लिखना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि लिखने की 4 अवस्थाएं क्या है। तो लिखने की जो 4 अवस्थाएं हैं, पहला लिखने की तैयारी, दूसरा अक्षर रचना, तीसरा शब्द व वाक्य रचना तथा उसके बाद आपका है अभ्यास एवं शुद्ध लिखना। तो ये 4 पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, लेखन शिक्षण के संबंध में शिक्षा शास्त्री फोरवेल ने पढ़ने की क्रिया पहले तथा लिखने की क्रिया बाद में सुझाव दिया है। फ्रेंड्स देखिए, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि किस शिक्षा शास्त्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पढ़ने की क्रिया पहले और लिखने की क्रिया बाद में होनी चाहिए। तो वो फोरवेल ने दिया है। मैडम मॉन्टेसरी ने ये बोलती हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि लिखना पहले तथा पढ़ना बाद में सिखाना वो चाहती है, मतलब इसका वो समर्थन करती है। बट जो फोरवेल है उनका मत है कि पहले पढ़ना उसके बाद लिखना सिखाना चाहिए। लेकिन जो मैडम मॉन्टेसरी है उनका मानना है कि अगर कोई बालक लिखना जान जाएगा तो स्वयं ही उसको बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकता है और बोल सकता है। तो इसलिए इन्होंने पहले लिखना उसके बाद पढ़ने का समर्थन किया है। बालक को पहले मौखिक भाषा पर अधिकार करना चाहिए। बालक को पहले वर्डों, प्रतीकों, चिन्हों आदि की पहचान होनी चाहिए। इससे उसे लिखने में सरलता हो जाती है और बालक की आयु, प्रतिभा, योग्यता तथा रुचि के अनुसार लिखना सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। और बालक का 5-6 वर्ष में काफी विकास हो जाता है, अतः वह लिखना सीख सकता है। और लिखना सिखाने से पूर्व बालक को कुछ रेखाओं को खींचने का अभ्यास होना चाहिए। बालक स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से रेखाएं खींचे, इससे उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है और वह लिखना सीखने के लिए तैयार हो सकता है। और हिंदी शिक्षण में बालकों को पहले स्वर बाद में व्यंजनों को लिखना सिखाना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले आपको अ, आ, ई यही सिखाया जाता है, उसके बाद व्यंजन सिखाया जाता है। तो ये तो हुआ पूरा लेखन शिक्षण का प्रारंभ करने का समय। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि जो बालक होते हैं वो 5 से 6 वर्ष में काफी उनका विकास हो जाता है, यानी वो तब से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और इनमें 2 विद्वानों ने अपना स्टेटमेंट दिया है। पहला फोरवेल का मानना है कि पहले पढ़ना सिखाना चाहिए उसके बाद लिखना सिखाना चाहिए। लेकिन जो मैडम मॉन्टेसरी है वो कहती है कि पहले लिखना फिर
पढ़ना सिखाना चाहिए। तो ये इसमें 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं कि लेखन शिक्षण के दोष व सुझाव, कुछ मेरिट होते हैं तो कुछ डिमेरिट होते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक को लेखन के दोषों का बोध होना आवश्यक है, तभी वह इन दोषों का सुधार कर सकता है। प्रमुख दोष जो निम्नलिखित है। पहला, बालक को लिखने में पंक्ति का ध्यान नहीं रखता है और अक्षर समान आकार के नहीं होते हैं, कई एक और झुके होते हैं, सीधे नहीं लिख पाते। तो ये आपको जो भी उसमें बालक गलती करता है तो वो आपको ध्यान देना होगा और उन गलतियों को सुधारना होगा। अगला जो आपका पॉइंट है कि सभी अक्षरों की ऊंचाई समान नहीं होती है, ये भी एक दोष है, ठीक है। और अक्षरों का शुद्ध ज्ञान न होने पर कुछ भी लिख देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मात्राओं का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अक्षरों को पूर्ण रूप से न लिखना, सिरा रेखा का स्थान पर टूटा होना, एक शब्द के ऊपर एक ही रेखा न होना, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपने देखा भी होगा मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट हैं जो लिखते हैं बट सिरो रेखा नहीं देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिखे कमल, ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस पे सिरा रेख नहीं देते हैं, जो कि अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो सही, लेकिन अगर आप सिरा रेख नहीं देते हो तो उसको दोष माना जाता है, ठीक है। और फिर कहता है कि लेखन में एक ही लेखनी का प्रयोग न करने से कुछ पतले और कुछ मोटे अक्षर होते हैं। शब्द को पूरा न लिखना, शब्द के अक्षर बिखरे होना, मतलब एक शब्द का एक अक्षर इधर एक अक्षर उधर, तो इससे क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और जो भी दोष है इसको दूर करना चाहिए। प्रत्येक शब्द तथा अक्षर की स्याही का समान न होना और अक्षरों की स्याही का फीका होना। बहुत सारे आप देखें बहुत जगह पे कहीं डार्क होता है तो कहीं पे एकदम फीका होता है, तो ये कुछ उसमें दोष पाए जाते हैं जिसका आपको निवारण करना होता है। अब देखिए लेखन शिक्षण की विधियां क्या क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपका है रूपरेखा अनुकरण विधि, ठीक है। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस विधि में शिक्षक स्लेट, ठीक है, स्लेट, कॉपी या श्यामपट्ट पर चौक या पेंसिल से वर्ड लिख देता है, ठीक है। छात्र उन लिखे वर्डों या निशानों पर पेंसिल या चौक फेरता है जिससे शब्द या वाक्य उभर आ जाते हैं। इस प्रकार बालक वर्डों को लिखना सीख जाता है, यानी आपको रूपरेखा अनुकरण यानी देखकर उसी प्रकार वो बालक भी वैसे ही करता है। दूसरा पॉइंट अनुकरण विधि, यानी शिक्षक श्यामपट्ट या कॉपी पर कुछ शब्द या वर्ड लिख देता है और बालक लिखे गए वर्डों या शब्दों को अनुकरण करके लिखता है। उसके बाद मॉन्टेसरी विधि, तो इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। यानी जो आपका मॉन्टेसरी विधि होता है इसमें सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षर, ठीक है, मतलब कि आपका हो सकता है कि जो अक्षर बना हो वो लकड़ी का बना हो या फिर गत्ता का बना हो, तो उसमें ये होता है कि हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां सद जाती है तब स्वतंत्र रूप से वर्ड लिखने को कहा जाता है, ठीक है। और तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच में पेंसिल चलाकर अक्षर लिखना सिखाया जाता है और नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ड बन जाएंगे और वर्ड लिखने के हाथ का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। यानी सिंपल एक लकड़ी का आपका जैसे कि होता है, मान लीजिए ये आपका लकड़ी का बना है और इसी पे वो पेंसिल से इस तरीके से बनाएगा तो क्या होगा कि वो उसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है मॉन्टेसरी विधि। उसके बाद आपका है जैक्टॉट प्रणाली। तो इस प्रणाली में बालकों के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है और बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द को लिखते हैं और मूल वाक्य से मिलाकर उसकी अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करते हैं। अंत में अध्यापक बालकों को स्मृति के आधार पर संपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहता है और छोटे बालकों के लिए यह विधि जटिल तथा कठिन होती है। अगला है आपका पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली। तो
पेस्टोलॉजी की यह प्रणाली सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। इस प्रणाली में पहले अक्षर लिखाना सिखाया जाता है। सबसे पहले अक्षरों की आकृति भिन्न भिन्न टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, फिर टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। फिर आपका आता है चित्र विधि, यानी इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और अक्षर सिखाए जाते हैं और वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। और इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को वर्ड रचना सिखा दी जाती है, जैसे कि स म त ग न। वर्ड में सवार, मछली, तख्ती, गद्दा, नल आदि के चित्र बनाकर सिखाए जा सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास होने पर बालक अन्य वर्डों को सीख लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला है आपका मनोवैज्ञानिक विधि। तो इसमें क्या होता है कि लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाए। बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने लगे तो उनके कर्म इंद्रिया तथा ज्ञान इंद्रिया मजबूत हो जाए, तब उन्हें पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। अगला लास्ट है कि बालकों में लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कराना, यानी बालकों को लिखना सिखाने से पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी वे लेखन कार्य में रुचि लेंगे। बालक क्रियाशील होते हैं, हमें उनकी इस क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करना होगा। और बालकों को रंगीन चित्र अच्छे लगते हैं और हम बालकों को भिन्न भिन्न चित्रों की रूपरेखा देकर रंग भरने को कह सकते हैं और बालक इस कार्य में बड़ी रुचि लेंगे। और इस प्रकार हम बालकों को देखी हुई वस्तुएं पेंसिल आदि द्वारा बनाने को कह सकते हैं और बालकों की इस रचनात्मक आवृत्ति का उपयोग एक कुशल अध्यापक द्वारा अक्षर लेखन में कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो शेष रह जाता है हम कल डिस्कस करेंगे कि बालकों को लिखना कैसे सिखाया जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज जो हमने जाना कि लेखन शिक्षण की क्या विधियां हो सकती है, तो फ्रेंड्स आपको केवल इसमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। लेखन शिक्षण की जो विधियां होती है रूपरेखा अनुकरण विधि, ठीक है, मॉन्टेसरी विधि, जैक्टोट प्रणाली, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली जो सरल से कठिन की ओर आधारित है, चित्र विधि, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 7 पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद कर लेने होंगे। प्लस की अगर आपको बालकों में लेखन संबंधी जिज्ञासा किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि उनको जो रंगीन चित्र होते हैं उनको बहुत पसंद आता है बनाना, तो आप सबसे पहले वो देंगे, फिर आप अक्षरों का ज्ञान करा सकते हैं या कुछ भी लिखवा सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि लेखन शिक्षण के दोष क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। लेखन शिक्षण प्रारंभ करने के समय क्या है, फॉरवेल ने अपना मत क्या दिया था, मैडम मॉन्टेसरी ने अपना मत क्या दिया था। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है, बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको डिस्कस किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको आसानी के साथ समझ में आ भी गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।